हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आयर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा बायोलॉजी का 12वां लेक्चर रहने वाला है। जो हमने आपका जो 11 चैप्टर हो चुके हैं उसमें हमने बायोलॉजी के 11 चैप्टर नहीं, 11 क्लास हो चुकी है, 11 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने बायोलॉजी के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए है। जो अंतिम चैप्टर कंप्लीट किया था, दूसरा चैप्टर, वो पेशिया तथा मसल कॉन्ट्रैक्शन पेशियों के प्रकार पे था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उन वीडियो को अब जरूर देखें। हम कंटिन्यू सारे एक एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले मैं पूरे सिलेबस को करवा दूंगा। हाँ, आज जो है आपका 3rd चैप्टर रहने वाला है जंतु जगत का वर्गीकरण, एनिमल किंगडम। और मैं आपको बता दूं कि 11th की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दे रखा है ये, या दूसरा या तीसरा चैप्टर है, लेकिन इसमें इतना खास मतलब जो लैब असिस्टेंट के लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, ठीक है। बहुत बहुत ही बेसिक सामान्य जानकारी लिखी है, लेकिन हम इसको बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को हम बहुत ही अच्छे गहराई से करेंगे ताकि कोई क्वेश्चन अपने बाहर नहीं जाए। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको सिलेबस के अनुसार ही सारे नोट्स प्रोवाइड करे जाए, ठीक है। एनसीईआरटी तो है ही अपने पास, एनसीईआरटी में जो बुक लिखी होती है उसको तो मैं बता ही देता हूँ, इसके अलावा वो जो चीज़ें होती है वो भी करवा देता हूँ। आइए अपने टॉपिक को और आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा चैप्टर है जंतु जगत का वर्गीकरण, ठीक है। और इसके हम पहले सामान्य जानकारी पढ़ लेते हैं। जंतु जगत का वर्गीकरण हुआ क्या क्या है, कौन कौन से वैज्ञानिक आए, किन्होंने क्या परिभाषा दी, उन चीज़ों को समझना जरूरी है। इसके बाद में हम वर्गीकरण पे आए। हमारे सिलेबस में मेंशन है कशेरुकी तथा अकशेरुकी का वर्गीकरण, यानी हमें मोस्ट रूप से जो आपके वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट है उन प्राणियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखते हैं सामान्य जानकारी। अब सामान्य जानकारी में देखो, पहली बात तो वर्गी की टेक्सोनोमी है क्या, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं के नामकरण और उनके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है टेक्सोनोमी या वर्गीकी कहा जाता है। एक सिंपल सी परिभाषा है, यानी कोई भी जंतु है उसका नामकरण क्या है, यानी उसका नाम क्या है, उसको कौन से वर्ग में रखा जाता है, कौन से संघ है, उसकी जाति क्या है, कौन सा गण है, उनका सारा उसका वर्गीकरण, उसका सारा अध्ययन क्या है, टेक्सोनोमी या वर्गीकी कहलाता है। टेक्सोनोमी या वर्गीकी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? एपी डी कोंडले ने दिया था। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। सामान्य जानकारी में भी हमें चीजें ये पता होनी चाहिए कि टेक्सोनोमी या वर्गीकी शब्द दिया किसने दिया, तो एपी डी कोंडले ने दिया था। तो पहला पॉइंट आप मेरे साथ ही उतार लिए, मैं उतारने का टाइम भी दूंगा, ठीक है आपको। इसके बाद में नंबर 2 पॉइंट है जंतुओं के वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। देखो, जो टेक्सोनोमी वर्गीकी शब्द तो एपी डी कोंडले ने दिया, लेकिन जंतुओं के वर्गीकरण का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। क्यों? देखो, इसमें हिस्टोरिया एनीमेलिया नामक इनकी एक बुक थी जिसमें इन्होंने जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में बताया था। इसके बाद में वर्गी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो उसको जाति कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है अपना कि वर्गीकी की सबसे छोटी यूनिट जाति कहा जाता है। अगर बोले कि जो वर्गीकरण करते हैं वर्गी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी, तो जगत, जो आपका जगत है उसको सबसे बड़ी और सबसे छोटी यूनिट है जिसको जाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाति शब्द जॉन रे के द्वारा दिया गया था। जाति शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो जाति शब्द सर्वप्रथम जॉन रे नामक वैज्ञानिक के द्वारा, जॉन रे नामक जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा दिया गया था। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका, इसको आप इंपॉर्टेंट कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट करें कि द्विनाम पद्धति किसने दी थी और क्या है। इस द्विनाम पद्धति को हम अलग से पढ़ेंगे जब हमारा वर्गीकरण हो जाएगा और हम क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं उन पे आएंगे। तो जो द्विनाम पद्धति है उस द्विनाम पद्धति को हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे, तब आपको द्विनाम पद्धति समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ इतना समझे कि द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दी थी। अपनी पुस्तक सिस्टोमा, ये पुस्तक पूछी जा चुकी है एग्जाम में, सिस्टेमा नेचुरी नामक जो पुस्तक में द्विनाम पद्धति के बारे में उसने वर्गीकरण किया था या द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था। तो हमसे पूछा जा सकता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, द्विनाम पद्धति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पद्धति से भी क्वेश्चन आ सकता है और इसकी जानकारी से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको हम बाद में करेंगे, अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस नामक
जो वैज्ञानिक था उसने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में द्विनाम पद्धति के बारे में क्या दिया था, एक सामान्य जानकारी दी थी। इसके बाद में आते हैं आपका 5th पॉइंट है त्रिनाम पद्धति। आज तक त्रिनाम पद्धति इतनी, देखो द्विनाम पद्धति ही फेमस है और इसी से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक त्रिनाम पद्धति थी, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मतलब त्रिनाम पद्धति दी थी, लेकिन वो त्रिनाम पद्धति नहीं चली। आज भी द्विनाम पद्धति मान्य है। त्रिनाम पद्धति हेक्सले और स्ट्रिकलैंड नामक वे जो वैज्ञानिक थी इन्होंने दी थी। हमें एक नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। हाँ, त्रिनाम पद्धति देने की भी कोशिश दोनों वैज्ञानिकों ने की थी, हेक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने। इसके बाद में आते हैं हमारा जो कशेरुकी और अकशेरुकी, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, जो एनिमल किंगडम है उसमें हम पढ़ना है वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। तो इसको पढ़ने से पहले भाई सिंपल से वर्टिब्रेट और कशेरुकी और अकशेरुकी, यानी रीढ़ की हड्डी के हिसाब से इनको डिवाइड किया। जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है वो कशेरुकी, जिनमें नहीं होती वो अकशेरुकी। शब्द, ये शब्द किसने दिया था, लेमार्क। आपने सुना होगा लेमार्कवाद, अपने 12th में पढ़ा होगा लेमार्क के नियम, लेमार्कवाद, ठीक है। तो ये शब्द लेमार्क ने दिया था। अब आप मेरे साथ अपने नोटबुक है उसमें उतारिए, मैं एक एक पॉइंट वापस लिखवा देता हूँ। देखो 3rd चैप्टर है जंतु जगत का वर्गीकरण, जो आपकी सामान्य जानकारी थी। मैंने जो आपका जो 11वां लेक्चर उसमें बताया था, या तो हम यानी जो ब्लड है, रुधिर, उस पर बात करेंगे या डिजीज पे बात करेंगे, लेकिन ये जो जंतु जगत का वर्गीकरण है ये बहुत ही कम मतलब क्लास ऐसी मिलेगी जिसमें कराएगी, इसलिए मैंने सोचा इसको हम पहले करा देते हैं ताकि आपके नोट्स बन जाएंगे और आप इसको कवर कर लोगे। बाकी डिजीज आपको मिल जाएगी। ये थोड़ा टफ टॉपिक भी है, अगर इसका वर्गीकरण अगर पढ़ने जाए तो ये थोड़ा टफ भी है, लेकिन हम इसको आधे आधे टुकड़ों में बांट के धीरे धीरे करके इसको पूरा अच्छे से समझेंगे और अंतिम में जो अंत में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन पे क्लास ले लेंगे। इसके बाद में देखो सामान्य जानकारी है, हेडिंग लिखना इसकी सामान्य जानकारी। वर्गीकी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं के नामकरण तथा उनके बारे में जो उनका अध्ययन किया जाता है, उनके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, टेक्सोनोमी या वर्गीकी कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है। परिभाषा लिख ले आप कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं के नामकरण, उनके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, टेक्सोनोमी या वर्गीकी कहा जाता है। और इस शब्द सर्वप्रथम एपीडी कोंडले ने दिया था, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट पे। नंबर जो 2 पॉइंट है वो जंतुओं के वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो जंतुओं के वर्गीकरण का जनक अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि इनके बुक है हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक इस बुक में इन्होंने जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में लिखा था। अब इस बुक में क्या है वो हमें सारी चीजें नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जंतुओं के वर्गीकरण का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद में जो आपका तीसरा पॉइंट है वर्गीकी। वर्गीकी की सबसे बड़ी यूनिट तो जगत होती है और वर्गीकी की सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको जाति कहा जाता है। वर्गीकी की जो आपकी सबसे छोटी यूनिट होती है उसको जाति कहा जाता है। और जाति शब्द जॉन रे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, जॉन रे के द्वारा। आप इस पॉइंट को भी लिख ले, जाति शब्द जॉन रे के द्वारा दिया था। अब बात करते हैं द्विनाम पद्धति की, द्विनाम पद्धति की। द्विनाम पद्धति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ ही लिखिए द्विनाम पद्धति। कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था। कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था। इस पॉइंट को उतार लिया होगा आपने। इसके बाद में हम 5वें पॉइंट पे आते हैं कि 5वां पॉइंट क्या कहता है, त्रिनाम पद्धति। फिर से बता, द्विनाम पद्धति से क्वेश्चन पूछा जाता है और यही मान्य है। त्रिनाम पद्धति भी थी, ठीक है। हेक्सले और स्ट्रिकलैंड नामक वैज्ञानिकों ने दी थी इसको, ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा ये नहीं चली, ना ही मान्य है। कशेरुकी और अकशेरुकी, यानी जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, सिंपल सी सोचे तो उसको कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट कहा जाता है। जिसमें नहीं पाई जाती उन्हें अकशेरुकी कहा जाता है। कशेरुकी और मतलब वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट शब्द किसने दिया था सर्वप्रथम, तो ये लेमार्क ने दिया था। लेमार्कवाद एक नियम है, आप सिद्धांत है, आपने पढ़ा जरूर होगा। नहीं पढ़ा है तो अगर अपने सिलेबस में मेंशन है तो उसको जरूर पूरा करेंगे अपन। ये 6 पॉइंट आप उतारिए। इसके बाद में हम आते हैं जो R.H. व्हिटेकर का पंच जगत का वर्गीकरण है, NCERT में जो दे रखा है उसको हम कंप्लीट पहले पढ़ते हैं
क्योंकि अगर क्वेश्चन बना एनसीईआरटी से, अगर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रही तो जो पंच जगत का वर्गीकरण है उससे बनने की संभावना ज़्यादा होती। तो इसके बाद हम उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद आएंगे कशेरुकी और अकशेरुकी का जो पूरा वर्गीकरण है पूरे फ्लो चार्ट के माध्यम से हम उसको कंप्लीट करेंगे। जल्दी से इस पॉइंट को उतारिए। इसके बाद हम बात करते हैं आर.एच. व्हाइटेकर के पंच जगत वर्गीकरण की। आपने 6 पॉइंट उतार लिए होंगे जो कि आपकी सामान्य जानकारी से थे। अब जो आपका 7वां पॉइंट है उसमें आप लिख सकते हैं कि आर.एच. व्हाइटेकर ने ये जो सारी सारणी बनाई हुई इंडेक्स है, ये आर.एच. व्हाइटेकर का जो 5 जगत प्रणाली सिस्टम था यानी पंच जगत जो वर्गीकरण किया था उसका है। ये एनसीईआरटी वाला है क्योंकि अगर क्वेश्चन बना तो इससे बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। इसके बाद भी हम कशेरुकी अकशेरुकी पे आएंगे, तो इसको आप इम्पोर्टेंट कर ले। ये जो पूरा है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर ले क्योंकि सबसे पहले अगर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हुई, अगर किसी ने जो एग्जामिनर है एनसीईआरटी बुक उठाई 11th की, अगर वहाँ से तो कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक रहती है। तो आप 7वां पॉइंट लिख सकते हो। हमने 6 पॉइंट लिख लिए, तो आप जो 7वां पॉइंट है उसको इस हिसाब से लिख सकते हो कि आर.एच. व्हाइटेकर ने 1969 में 1969 में 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की थी जिसका वर्गीकरण निम्न प्रकार है। 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की थी जिसका वर्गीकरण निम्न प्रकार है। तो 7वां पॉइंट हो गया आपका कि आर.एच. व्हाइटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 में यानी वर्गीकरण करने के लिए 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की जिसका वर्गीकरण या जो निम्न प्रकार है। तो इसमें ऊपर लिख सकते हो आप कि 5 जगत प्रणाली सिस्टम, ठीक है, 5 जगत प्रणाली या आर.एच. व्हाइटेकर का पंच जगत वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले लक्षण, यानी ये मैंने पूरे लक्षण लिखे हुए हैं इसके बाद 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 जगत का वर्गीकरण किया गया। और मैंने पहले बताया था जाति सबसे छोटी इकाई होती है, जाति सबसे छोटी इकाई होती है और आपका जगत सबसे बड़ी इकाई होती है वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई लिखी हुई है मोनेरा फर्स्ट, प्रोटिस्टा नंबर 2, फंजाई यानी कवक है नंबर 3 पे है, प्लांट टी यानी पादप आपके नंबर 4 पे है, और एनिमिलिया यानी आपके जंतुओं के बारे में। अब इनके लक्षण लिखे हैं, जैसे कोशिका क्या है, केंद्रक झिल्ली क्या है, कोशिका भित्ति, पोषण विधि क्या है, उसके अंदर कौन से सदस्य रखे जाते हैं ये। तो आइए इन सभी को हम देखते हैं और यही आप मेरे साथ ही अपने नोट बनाते रहें। लक्षण है कोशिका, यानी इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इनमें किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, वो सेल जो आपके है उसमें स्पष्ट रूप से दे रखा है, उसमें हम स्पष्ट रूप से इसको पूरा एक अलग है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं वो हमें पूरा अलग है, यही हमें सिर्फ इतना याद रखना है। एक कोशिकीय, देखो कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की, लेकिन अब प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक और एनिमिलिया में यूकैरियोटिक। यानी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोनेरा या फिर प्रोटिस्टा में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक हो सकती है, दोनों में से कोई नहीं इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। तो कोशिका हो गई, वो आपका सबसे फर्स्ट हो गया। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होती है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक और एनिमल में यूकैरियोटिक होती है। इसके बाद बात करते हैं हम कोशिका के प्रकार की, मतलब ये कोशिका प्रकार हो गया, इसको हम कह सकते हैं कोशिका प्रकार। इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कोशिका प्रकार। पहला लक्षण है आपका कोशिका प्रकार। इसके बाद में बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। यह जो मोनेरा होता है, मैंने छोटा छोटा लिख लिया है, एक कोशिकीय होते हैं। मोनेरा जो होते हैं यानी मोनेरा जगत के अंदर जिनको भी रखा जाता है वो सभी के सभी एक कोशिकीय होते हैं। जब इनके सदस्यों को हम पढ़ेंगे तो आप देखना, देखो मोनेरा एक कोशिकीय होते हैं, प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय होते हैं। जो प्रोटिस्टा होते हैं वो भी एक कोशिकीय, अर्थात प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखने वाले सदस्य एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक है।
मोनेरा जगत के अंतर्गत रखने वाले जीव होते हैं वो एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसके बाद फंजाई या कवक होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। फंजाई या जो कवक है ये बहुकोशिकीय, एक बार आप पूरा समझ ले, इसके बाद उतारने का टाइम दूंगा मैं। प्लांटी है यानी प्लांट बहुकोशिकीय होते हैं, और आपका एनिमेलिया यानी जंतु है वो बहुकोशिकीय है। कौन सा है? बहुकोशिकीय है। इसके बाद देखते हैं केंद्रक झिल्ली पे आते हैं। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। मोनेरा के अंतर्गत केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। केंद्रक झिल्ली, क्योंकि इसमें एक अनुपस्थित है, बाकी सब में उपस्थित है। देखो इसमें अनुपस्थित है, लेकिन प्रोटिस्टा में उपस्थित, फंजाई में केंद्रक झिल्ली उपस्थित, प्लांटी में केंद्रक झिल्ली उपस्थित, और एनिमल यानी जंतु में केंद्रक झिल्ली उपस्थित। तो केवल और केवल मोनेरा के अंतर्गत यानी मोनेरा जो जगत है इसके अंतर्गत जो जीवों को रखा जाता है उनमें केंद्रक झिल्ली कैसी है? अनुपस्थित होती है। इसके बाद बात करते हैं अपन कोशिका भित्ति की। अपना जो थर्ड पॉइंट है आपका है वो है कोशिका भित्ति। इसमें जो कोशिका भित्ति है वो उपस्थित होती है, लेकिन सेल्यूलोज रहित होती है, यानी सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं होती है। मोनेरा के अंतर्गत कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। मोनेरा के अंतर्गत कोशिका भित्ति रहित यानी सेल्यूलोज रहित, यानी सेल्यूलोज की नहीं बनी होती। तो किसकी बनी हुई है? ये बनी होती है आपकी बहुसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। ये ए और एसिड लिखा मतलब अमीनो एसिड। मोनेरा के अंतर्गत कोशिका भित्ति होती है बहुसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी नहीं होती है। प्रोटिस्टा की अंतर्गत बात करें तो कुछ में उपस्थित होती है और कुछ में नहीं भी उपस्थित हो सकती है। फंजाई कवक की बात करें तो कोशिका भित्ति सब में उपस्थित होती है, यानी फंजाई के अंतर्गत रखने वाले सदस्य जो सदस्य आते हैं उसमें सभी में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन सेल्यूलोज रहित होती है। कैसी होती है? सेल्यूलोज रहित, अर्थात उसमें क्या नहीं होता है? उसमें सेल्यूलोज नहीं होता है, उसमें सेल्यूलोज नहीं होता है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं प्लांटी की। तो इसमें जो आपकी कोशिका भित्ति होती है वो उपस्थित होती है, और आपकी एनिमल में भी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। हमें सारे पॉइंट याद रखने हैं कि किस में कोशिका भित्ति उपस्थित है। इतना इजी नहीं, मतलब किस तरह ना, ये नाम नहीं पूछेगा हमें इसके अंदर से पॉइंट पूछेगा। जिस तरह से मोनेरा में कोशिका भित्ति, ठीक है, देखो इसमें कुछ में है, लेकिन हमें कहाँ पे सेल्यूलोज रहित है और कहाँ पे किसी और से बनी हुई, उन पॉइंट को याद रखना है। जब मोनेरा में बहुसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी है, जबकि सेल्यूलोज नहीं है यहाँ पे। इसके बाद पोषण विधि, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और आपके एनिमल, इनके पोषण विधि को देखना है। स्वपोषी और परपोषी, यानी जो मोनेरा जगत के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो आपके स्वपोषी और परपोषी दोनों हो सकते हैं। अब स्वपोषी क्या है? ऐसे जीव या ऐसे पादप जो अपना भोजन, ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। जैसे अगर पेड़ पौधों की अगर बात करते हैं, प्लांट में आते हैं, प्लांट हमेशा स्वपोषी में आते हैं, तो वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश सूर्य से आने वाली रेडिएशन का उपयोग करके उनकी पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वर्णक, उसकी सहायता से, और जो CO2 गैस जाती है वातावरण में, उन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं, और वो स्वपोषी कहलाते, अपना भोजन खुद बनाते हैं। परपोषी का मतलब होता है जो किसी और पे निर्भर रहते हैं। जिस तरह अपन एक परपोषी ही हैं, देखा जाए तो किसी और पे ही निर्भर है। जिस तरह से अपन द्वितीयक जो आपके खाद्य श्रृंखला है, ठीक है, उसमें हम द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। और परपोषी का और अच्छा एग्जाम्पल दें तो जिस तरह से कोई अगर पशु मर जाता है तो उस पर छोटे छोटे मतलब जीव जंतु, यानी उसको सड़ाते हैं या जीव जंतु लग जाते हैं। तो कहने का मतलब किसी और पे निर्भर, पर यानी दूसरों से पोषण प्राप्त करना परपोषी, दूसरों से पोषण प्राप्त करना परपोषी कहलाता है। स्वपोषी है यानी खुद का भोजन, प्रोटिस्टा। फंजाई जो आपके कवक होते हैं वो कैसे हैं? वो भी आपके परपोषी हैं। और प्लांटी, पादप हमेशा स्वपोषी होते हैं, पादप हमेशा स्वपोषी होते हैं।
हाँ, कुछ पादप एग्जाम्पल हो सकते हैं जो परपोषी हो सकते हैं, यानी किसी और के सहारे वो जीवन यापन कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करें एनिमलिया, तो ये एनिमल होते हैं मोस्ट ऑफ परपोषी होते हैं, किसी का शिकार करके खाते हैं, या जिस तरह से अगर गाय भैंस बकरी जो भी है वो अगर वो परपोषी है, कैसे? क्योंकि वो चारा खाती है, ठीक है। और जो यानी कुछ पत्तियां चारा जो भी खाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उन्होंने ग्रोथ की थी, उनको सेकंड नंबर पे किसने खा लिया? गाय भैंस बकरी ने खा लिया। तो यानी ये क्या हो जाएगा? परपोषी, किसी और को ही खा रहे हैं, तो ये इनकी पोषण विधि हो गई। तो मोनेरा स्वपोषी परपोषी दोनों हो सकता है। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो स्वपोषी भी हो सकता है या परपोषी भी हो सकता है। इसके बाद में प्रोटिस्टा स्वपोषी है, फंजाई परपोषी, प्लांटी स्वपोषी और आपका एनिमलिया परपोषी होता है। इसके बाद में प्रजनन की विधि मोस्ट इंपोर्टेंट कर ले ये, ठीक है। जो प्रजनन की विधि है, मोनेरा में संयुग्मन होता है, प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन और संयुग्मन होता है, ठीक है। युग्मक संलयन और संयुग्मन हो सकता है किसमें? प्रोटिस्टा में, और मोनेरा में आपका संयुग्मन होता है। इसके बाद बात करें तो फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इनमें निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन की क्रिया की जरूरत पड़ती है। अब युग्मक संलयन, निषेचन क्या है, ये अपना सिलेबस में है टॉपिक, वहां पे हम इसको कवर करेंगे। अभी सिर्फ हमें डिफरेंस के आधार पे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखो, प्रजनन की विधि हमें याद रखना है। मोनेरा जगत के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें संयुग्मन होता है, प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन और आपका युग्मक संलयन और संयुग्मन भी होता है। इसके बाद में फंजाई में निषेचन, प्लांटी में निषेचन और एनिमिलिया में यानी पादपों में निषेचन होता है और इसमें निषेचन होता है। इसके बाद बात करते हैं अपन छठे लक्षण की, सदस्य। और इस सदस्य को इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि कई बार सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि प्रोटिस्टा निम्न में से, जिस प्रोटेजोआ युग्लिना दे दिया, कवक दे दिया, पादप दे दिया, या फिर कोई नीलहरित शैवाल दे दिया और पूछ लिया निम्न में से कौन सा प्रोटिस्टा का है, कौन सा फंजाई का है, या कौन सा मोनेरा का है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट करें। कुछ सदस्य के नाम यहाँ मैंने लिखे हैं। जब हम कशेरुकी और अकशेरुकी का वर्गीकरण पढ़ेंगे, वह हमें बहुत सारे एग्जाम्पल याद रखने होंगे। मोनेरा के अंतर्गत रखा जाता है जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा को। किसको रखा जाता है? मोनेरा के अंतर्गत जीवाणु को, नीलहरित शैवाल को और माइकोप्लाज्मा को। तीन चीजें, जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, मोनेरा के अंतर्गत रखे जाते हैं। प्रोटिस्टा होते हैं, वो उसमें प्रोटोजोआ, युग्लिना और क्लेमाइडोमोनास, तीनों नाम बहुत ही अच्छे से याद रखना। ये प्रोटोजोआ, युग्लिना और क्लेमाइडोमोनास। जो तीसरा है वो है क्लेमाइडोमोनास। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आपके प्रोटोजोआ, युग्लिना, क्लेमाइडोमोनास रखा जाता है। फंजाई के अंतर्गत सारे नाम ही सारे कवक। इसके बाद प्लांट की बात करते हैं तो पादप आ गए, और एनिमिलिया के अंतर्गत बात करते हैं तो क्या आ गया? जंतु आ गए सारे, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं। अब आप अपने नोट्स का नंबर आता है, आप नोट्स उतारिए, ठीक है। तो लक्षण मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये पहले ये लिख लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले आपका ये पहला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यहां से मैं लाइन खींच रहा हूं, आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो अपना ये हो जाएगा कोशिका का प्रकार। लक्षण प्रोकैरियोटिक है, इसमें यूकैरियोटिक, इसमें यूकैरियोटिक, इसमें यूकैरियोटिक, इसमें यूकैरियोटिक। कोष्टक में लिख लेना, एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। आप जल्दी से लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ये अपना दूसरा पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे पॉइंट की अपन बात करते हैं तो केंद्रक झिल्ली। दूसरा पॉइंट केंद्रक झिल्ली पे है। अब मेरे साथ ही लिखिए, दूसरा पॉइंट केंद्रक झिल्ली मोनेरा में अनुपस्थित है, प्रोटिस्टा में उपस्थित, फंजाई में उपस्थित, प्लांट में उपस्थित और एनिमिलिया में भी उपस्थित है। ये मैंने उपस्थित लिखा है, ठीक है, या थोड़ा वो हो गया है, यहाँ उपस्थित लिखा है। तीसरा जो पॉइंट है वो कोशिका भित्ति से रहेगा अपना। तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो आपका कोशिका भित्ति से रहने वाला है। जल्दी से उतारिए आप।
देखो इसमें मोनेरा में सेल्यूलोज रहित यानी बिना सेल्यूलोज की होती है तो किसकी बनी होती है, तो बहुसेकेराइड और अमीनो एसिड को पढ़ी होगी, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे और केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। सेकेराइड क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, फिर पॉलीसेकेराइड, ये बहुसेकेराइड यानी पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड का बना होता है, यानी अमीनो एसिड की ही यूनिट है कहने का मतलब। और प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में नहीं होती है। फंजाई में सेल्यूलोज रहित होती है, सेल्यूलोज रहित लिखा है ये चीजों, ठीक है, सेल्यूलोज रहित है ये आपकी हो जाएगी सेल्यूलोज रहित। अब लिखिए मेरे साथ ही, सेल्यूलोज रहित यानी बिना सेल्यूलोज की होती है, उपस्थित तो होती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन प्लांट में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और एनिमिलिया में भी उपस्थित होती है। तो इसमें सेल्यूलोज की बनी होती है और इसमें भी सेल्यूलोज की बनी होती है, इसमें भी सेल्यूलोज की होती है और इसमें भी सेल्यूलोज की होती है। पोषण विधि हमारा चौथा पॉइंट है, जल्दी से उतारिए आप। चौथा पॉइंट पोषण विधि। तो मोनेरा स्वपोषी और परपोषी है। स्वपोषी परपोषी मैंने समझा दिया। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, परपोषी जो किसी और के से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। फिर प्रोटिस्टा स्वपोषी, फंजाई परपोषी है और प्लांट स्वपोषी है। प्लांट हमेशा स्वपोषी होते हैं और एनिमिलिया परपोषी होते हैं। प्रजनन की विधि इंपॉर्टेंट बताई मैंने आपको। प्रजनन की जो विधि है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी, प्रजनन की विधि हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो प्रजनन की विधि में मोनेरा में संयुग्मन होता है, मोनेरा के अंतर्गत संयुग्मन होता है। प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन संयुग्मन होता है। फंजाई में निषेचन होता है, प्लांट में निषेचन होता है, इसमें निषेचन होता है। फिर से बता रहा हूँ, युग्मक संलयन क्या, निषेचन क्या, हमारा टॉपिक अलग से है, वहाँ हम इसको पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं, सारी चीजें दे रखी है। स्वपोषी परपोषी भी सिलेबस में दे रखा है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का जो क्लासिफिकेशन उसको पढ़ना है, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। इसके बाद में सदस्य, जो हमारा अंतिम पॉइंट है वो सदस्यों पे रहने वाला है। सदस्य मोनेरा में जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है और माइकोप्लाज्मा है। इस माइकोप्लाज्मा को इंपॉर्टेंट करना, फिर से बता रहा हूँ, माइकोप्लाज्मा से क्वेश्चन बना सकता है आपका। इसके बाद प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास। प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्रोटोजोआ, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास तीनों को रखा जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन ये 2-3 एग्जाम्पल जो यानी पॉपुलर एग्जाम्पल है। प्रोटोजोआ सब जानते हैं, प्रोटोजोआ नाम सुना है, नीलहरित शैवाल नाम सुने हैं, जीवाणु के नाम सुने आपने, तो वो एग्जाम्पल लिए हैं। फंजाई कवक आ गए, पादप के अंतर्गत सारे पादप आ गए और एनिमिलिया के अंतर्गत सारे जंतु या सारे एनिमल आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो RH व्हिटेकर ने 1969 में जो पंच जगत प्रणाली दी थी, 5 जगत के जीवों का जो वर्गीकरण था, वो जो चीज दी थी उसको हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम जल्दी से इसको उतार लिए। अब जो हम पढ़ेंगे वो कशेरुकी और अकशेरुकी का जो वर्गीकरण है उस पर बात करेंगे। तो जल्दी से इसको उतारिए आप। पंच जगत वर्गीकरण के अपने 6 पॉइंट उतार लिए होंगे। देखो हमने सामान्य जानकारी पढ़ ली, फिर जो RH व्हिटेकर ने जो पंच जगत प्रणाली दी थी उसको मैंने पूरा NCERT में जिस तरह से दे रखा था उसके वो उतारा और कुछ एग्जाम्पल भी आपको साथ में करवाए और समझाया किस तरह से हमें क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आते हैं कशेरुकी और अकशेरुकी, जो आपके क्लासिफिकेशन है उस पर बात करते हैं। तो देखो अगर जंतु जगत की बात करें, मैंने सीधा यू मेटाजोआ से इसको चालू कर दिया है। अगर जंतु जगत की बात करें तो जंतु जगत को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। जंतु जगत को 2 भागों में बांटा गया, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। फिर मेटाजोआ को 2 भागों में, पोरोजोआ और यू मेटाजोआ। पोरोजोआ और देखो अगर यहाँ लिखना चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिख लिया क्योंकि हमारे जो काम की चीज है वही मैं पढ़ाऊंगा। यू मेटोजोआ से हमारी कशेरुकी और अकशेरुकी का जो क्लासिफिकेशन है चालू होता है, इसलिए मैंने अगर देखें तो जंतु जगत अगर आप लिखना चाहो तो जंतु जो जगत है उसके 2 भाग है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। एक तो है प्रोटोजोआ, एक है आपका प्रोटोजोआ। जंतु जगत के 2 भाग प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, क्या हो जाएगा मेटाजोआ। प्रोटोजोआ मेटाजोआ, और ये मेटाजोआ उसके भी 2 भाग है। एक तो है पोरोजोआ, एक है पोरोजोआ, ठीक है, और एक पोरोजोआ और दूसरा है आपका यू मेटाजोआ। यू मेटाजोआ,
जोआ। समझ में आ गया आपको? देखो, जंतु जगत के दो भाग हैं, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। फिर मेटाजोआ को दो भागों में बांट दिया, पोरोजोआ और यूमेटाजोआ। समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको उतार लेना आप चाहो तो। जंतु जगत के दो भाग हैं, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। मेटाजोआ के दो भाग, पोरोजोआ और यूमेटाजोआ। अब हम बात करते हैं यूमेटाजोआ से, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो कशेरुकी और अकशेरुकी की बात करता है, तो हम यहीं से इसको चालू कर लेते हैं। अब मेरे साथ ही अपने नोट्स बनाते रहना, ठीक है। कशेरुकी इस साइड लिखा है और अकशेरुकी। कशेरुकी जिसमें आपकी जो मेरुरज्जु है या जो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कशेरुकी जीव कहा जाता है, और जिसमें आपके मेरुरज्जु नहीं पाई जाती है, मेरुरज्जु नहीं पाई जाती है, जिसमें मेरुरज्जु का अभाव होता है या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उन्हें अकशेरुकी कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं देखो, एक तो मत्स्य यानी मछली, उभयचर, इसके बाद सरीसर, पक्षी और स्तनधारी, ये कशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। यानी जो मछली है, यानी जो फिशेज वर्ग है, मत्स्य वर्ग है, उसमें आपने देखना होगा कि मछली में जो बीच का लंबा कांटा होता है, अर्थात उसमें रीढ़ की हड्डी होती है। मछलियों में रीढ़ की हड्डी होती है, तो मत्स्य को कशेरुकी के अंतर्गत रखा गया। अब इसको उतारते रहिए। उभयचर, जिस तरह मेंढक देखा होगा आपने, मेंढक उभयचर है, तो मेंढक में भी रीढ़ की हड्डी होती है, तो इसको हमें कशेरुकी के अंतर्गत रखा। सरीसर्प, सांप की बात कर लेते हैं, यानी जो रेंगने वाले होते हैं, जैसे चिपकली है, सांप है, जो भी चीजें मतलब जो वे जीव जंतु जो रेंगने वाले होते हैं, सरीसर्प या रेप्टाइल्स, जिन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है, उनमें रीढ़ की हड्डी होती है। किस में रखा? कशेरुकी के अंतर्गत रखा। पक्षी, पक्षियों में भी रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें कशेरुकी यानी मेरुरज्जु होता है, तो कशेरुकी के अंतर्गत रखा। इसके बाद स्तनधारी, स्तनधारी के अंतर्गत जीव भी आते हैं और इंसान भी आते हैं। इंसानों में भी रीढ़ की हड्डी होती है, जिन्हें हम कशेरुकी के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये समझ में आ गया आपको, मत्स्य, उभयचर, सरीसर्प, पक्षी और स्तनधारी। यानी हमें ये तो सिर्फ एक कहते हैं ना, ऊपर ऊपर के जो पॉइंट है, मेन हेडिंग है ये आपकी, मत्स्य के बारे में, उभयचर के बारे में, सरीसर्प के बारे में, पक्षी के बारे में और स्तनधारी के बारे में हमें अलग अलग से पढ़ना है। हर किसी का लगभग अपन एक एक आधा आधा पेज, जैसे मत्स्य आ गया तो हमें क्या पढ़ना होगा? हमें मत्स्य में पढ़ना होगा कि जो मत्स्य है वो एक तो श्वसन क्रिया किसके माध्यम से करते हैं, यानी कौन सा तंत्र होता है, उत्सर्जन क्या है, फिर अगर उत्सर्जन में कौन सा यूरिक एसिड निकालते हैं कि मतलब यूरिया निकालते हैं, क्या उनके यूरिन में क्या होता है, उन चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके बाद इनमें पाए जाने वाले और मतलब क्या क्या चीज़ें, संघ है, गण है, तो उन चीज़ों को देखना होगा और इनके एग्जाम्पल है। पक्षियों में भी देखना होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल देखने होंगे, उनका उत्सर्जन तंत्र क्या है, फिर किस प्रकार से उनमें कुछ और सामान्य लक्षण हैं। तो कहने का मतलब अगर अपन पढ़ने जाए तो आधा आधा पेज, एक पेज इसके लक्षण सामान्य जानकारी, इसके लक्षण सामान्य जानकारी, यानी एग्जाम्पल। देखो क्या क्या पढ़ेंगे हम, अगर हम बात करें तो क्या क्या पढ़ना होगा। एक तो हमें इनके लक्षण पढ़ने होंगे, क्या क्या लक्षण होते हैं, और एक इनके उदाहरण होंगे, और कुछ महत्वपूर्ण और जानकारी हो सकती है। तो लक्षण और उदाहरण, लक्षण और उदाहरण, हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमें कशेरुकी के अंतर्गत पढ़ना क्या है। इन चीजों को पढ़ना है, इनके लक्षण पढ़ने हैं और इनके एग्जाम्पल पढ़ने हमें याद रखने हैं। अब आते हैं अकशेरुकी के अंतर्गत। अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट कहा जाता है इंग्लिश में, जिनमें मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें अकशेरुकी की कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, वही चीजें क्या, एक तो लक्षण, इन लक्षण का मतलब है इनकी जो प्रॉपर्टीज है, मतलब क्या क्या कि किसके अंतर्गत रखा जाता है, क्या गण है, क्या संघ है, क्या जाति है वो, फिर उसके एग्जाम्पल क्या हैं, फिर उनके मतलब जैसे श्वसन क्रिया किसके द्वारा करते हैं, क्या चीज होती है, ठीक है, फिर क्या खाते हैं, और विशेष प्रकार के अगर कुछ इनके और भी स्पेशल कुछ विशेष प्रकार के लक्षण हुए तो उन चीजों को भी ध्यान में रखना होगा हमें। एस्के हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज, एनेलिडा, सिलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, पोरीफेरा, निमेटोडा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। देखो कोडेटा लिखा है, ठीक है, इसमें वास्तविक मेरुरज्जु का अभाव होता है इस हेमिकोडेटा और इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत।
जो वास्तविक मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी होती है उसका अभाव होता है इसमें। देखो क्या क्या पढ़ना है हमें, एसके हेलमेंथिस को पढ़ना है, प्लेटी हेलमेंथिस के बारे में पढ़ना है, एनेलिडा के बारे में पढ़ना है, सिलेंड्रेटा के बारे में पढ़ना है, ऑर्थोपोडा, मोलस्का के बारे में, पोरीफेरा, निमेटोडा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा के बारे में पढ़ना है। इन 10 के बारे में इनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ लक्षणों को देखेंगे। ठीक है, तो हम यहां से चालू करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, मत्स्य संघ से हम चालू करेंगे, उभयचर शरीर पक्षी स्तनधारी से होते हुए अकशेरुकी प्राणियों पे आएंगे। तो इन चीजों को आप उतार लिए। वापिस बोल रहा हूं, हमें विशेष करके इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनके जो लक्षण है उनको ध्यान में रखना है, इनके एग्जाम्पल को ध्यान रखना है, किसके अंतर्गत किसको रखा जाता है। सिंपल सी बात है, ऑर्थोपोडा के अंदर कुछ आ गया और बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए तो उन्हें याद रखना है हमें। तो कशेरुकी, अकशेरुकी, मत्स्य, उभयचर, सरीसर, पक्षी, स्तनधारी के बारे में पढ़ा, एस्के हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस, एनेलिडा, सिलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, पोरीफेरा, निमेटोडा, इकाइनोडर्मा और हेमिकोडेटा। इन 10 पॉइंट को आप उतार लिए, इन 5 पॉइंट को, इन 10 पॉइंट को जल्दी से उतारिए। इसके बाद हम मत्स्य, उभयचर इनके बारे में पढ़ते हैं। जल्दी से उतारिए इसको। कशेरुकी तथा अकशेरुकी के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना था वो पॉइंट मैंने बोर्ड पे लिख लिए थे और आपने उतार भी लिए होंगे। अब हम आते हैं अकशेरुकी में जो एम्फीबिया है, पेशीज स्तनधारी, उनके अध्ययन पे। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हम लक्षणों को देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि कई बार सीधा लक्षणों से जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो इसके गुणधर्म है, वहाँ से सीधा क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि जो आपके इनके जो लक्षण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कहने का मतलब वैसे तो बहुत सारे 20-25 लक्षण हैं, लेकिन मैंने वही लक्षण लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद वर्गीकरण तो हमें पढ़ना ही है। देखो सिलेबस में वर्गीकरण लिखा है, इसका मतलब वर्गीकरण ही नहीं देखना, हमें थोड़ा बहुत इसके अंदर से चीज़ें भी देखनी चाहिए। तो वही होती है पढ़ाई, ताकि हम डीप से डीप उसको पढ़ सके अच्छे से। बाकी अगर सीधा देख ले वर्गीकरण, तो क्या करना था, कशेरुकी अकशेरुकी का पूरा वर्गीकरण ही कर लेना था। तो एग्जाम्पल थोड़े बहुत देखने थे। यदि एग्जाम्पल से क्वेश्चन नहीं बना तब थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट आप लिख लेना, जो पहला है कशेरुकी में, जो पहला है या तो हम जो आपके मछली वर्ग है उसको ले लें, या एम्फीबिया, तो एम्फीबिया अच्छा है। ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा स्टार्टिंग आपके लिए, फिर थोड़े थोड़े डीप की ओर बढ़ेंगे। तो पहला लिख लेना एम्फीबिया यानी उभयचर के लक्षण, एम्फीबिया या उभयचर के लक्षण। पहले एक बार पूरे लक्षण में आपको समझा देता हूं और किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है वो बता देता हूं। इसके बाद इन सभी पॉइंटों को मैं आपको वापस लिखवा दूंगा। देखो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, स्वभाव और आवास। नाम से मतलब पहला पॉइंट ही ये क्या है, स्वभाव और आवास। यानी जो उभयचर होते हैं, आपने देखे होंगे, सिंपल सा एग्जाम अपन लेकिन चलते हैं मेंढक को। मेंढक देखा होगा, जल में भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है, पानी के अंदर भी श्वसन किया कर सकता है और बाहर भी कर सकता है। यानी वही उसका स्वभाव है और वही उसका आवास है। देखो जलीय मेंढक की बात देख, अपने अगर अपन ऐसे तो बहुत सारे उभयचर होते हैं, लेकिन अपने डेली रूटीन में जिसको देखते हैं उसको अगर देख के हम पढ़ेंगे ना एग्जाम्पल से, तो हमें इजीली हमें याद हो जाएगा। देखा जाए तो आवास और स्वभाव और आवास की बात करते हैं। मेंढक पानी में भी रह सकता है, जमीन पे बाहर भी रह सकता है, तो उभयचर हो गया। पानी के अंदर श्वसन क्रिया कर सकता है, बाहर भी कर सकता है। पानी के अंदर भी वो मतलब अपना भोजन कर सकता है और बाहर भी अपना भोजन करता है, यानी उसका आवाज देखो। जलीय भी हो सकता है, अर्धजलीय भी हो सकता है, वायवीय श्वसन भी कर सकता है और जलीय श्वसन कर सकता है, और सर्वाहारी यानी सर्वाहारी वो बाहर जो कुछ चीज़ थोड़ी बहुत मिलती है उसको भी खा सकता है। ठीक है, छोटे मोटे जो कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनको भी खा सकता है। और ऐसे कोई उभयचर होंगे, ऐसे कई सारे उभयचर होंगे जो छोटी मोटी घास फूस भी खा सकते हैं, यानी सर्वाहारी है, वो खा सकते हैं मोस्ट ऑफ। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, जलीय हो सकते हैं, अर्धजलीय, वायवीय श्वसन कर सकते हैं, जलीय श्वसन भी कर सकते हैं और सर्वाहारी होते हैं। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है त्वचा, यानी उनकी त्वचा किस प्रकार की होती है। देखो ये याद रखना, ये पॉइंट जो त्वचा वाला है उस पॉइंट को याद रखना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखो अगर इसे उभयचर होते हैं उसकी त्वचा में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, श्लेष्मा ग्रंथि,
विष ग्रंथि और वर्णक ग्रंथि। वर्णक ग्रंथि के कारण ही तो मेंढक अपना रंग बदल मेंढक के अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर के अपने मेंढक देखे होंगे, क्योंकि उनमें क्या है, वो कैसा उभयचर है, उसमें वर्णक ग्रंथियां पाई जाती है। पिगमेंट ग्लैंड बोल सकते हो आप, वर्णक ग्रंथियां, विष ग्रंथि। इसी कारण तो ऐसे उभयचर जो पानी के अंदर रहते हैं और कई बार अगर किसी इंसान को काट ले या किसी और चीज को काट लेते हैं तो उनकी मृत्यु तक हो सकती है या फिर हाथ सूज जाता है। कहने का मतलब उसमें विष ग्रंथियां भी होती हैं और श्लेष्मा ग्रंथियां भी होती है। तो जो त्वचा होती है, उभयचरों की त्वचा में 3 प्रकार की ग्रंथियां, श्लेष्मा ग्रंथि, विष ग्रंथि और वर्णक ग्रंथि होती है। श्वसन तंत्र की बात कर लेते हैं, गिल्स तथा फेफड़ों के द्वारा। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, देखो, या तो वो मतलब फेफड़ों गलफड़ों के द्वारा करेगा या फिर फेफड़ों के द्वारा। इसके बाद है रक्त परिसंचरण तंत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये इंपोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। कैसे? क्योंकि हृदय होता है वो 3 कोष्ठी होता है, हृदय 3 कोष्ठी होता है। तो 2 तो आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है, 2 तो आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। आरबीसी का आकार अंडाकार होता है या उभय अवतल आकार की होती है। फिर से बता रहा हूँ, जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है आपका, रक्त परिसंचरण तंत्र है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा। हमें पूछ सकता है कि उभयचर जो जीव होते हैं, एग्जाम्पल भी देके पूछ सकता है हमें सिर्फ उभयचर का नाम नहीं, अगर वो एग्जाम्पल दे दे इसमें किस प्रकार का, हमारे माइंड में याद होना चाहिए कि उभयचर का ये एग्जाम्पल है, ये लक्षण हो सकता है। हृदय 3 कोष्ठी है, ये बात इसकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 2 आलिंद होते हैं, और थोड़ा डीप जाए तो पूछ सकता है कितने आलिंद कितने निलय होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय होता है। आरबीसी का आकार अंडाकार होता है। इसके बाद में है तंत्रिका तंत्र। ये जो तीनों पॉइंट अपने लिए, ये जो तीनों पॉइंट हैं ये भी महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है। इन 3 पॉइंट का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। तंत्रिका तंत्र की बात करें, 5वां पॉइंट है तंत्रिका तंत्र। तो मस्तिष्क अल्पविकसित होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो कपाल तंत्रिका होती है वह 10 जोड़ी होती है। हमें इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। कपाल तंत्रिका 10 जोड़ी होती है। कितनी? 10 जोड़ी होती है। इसके बाद में उत्सर्जन तंत्र की बात कर लेते हैं। उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो मिसोनेफ्रिक वक्र होता है। वक्र किस टाइप का होता है? मिसोनेफ्रिक। और इसमें भी ये याद रखना, यूरियोटेरिक और अमीनोटेलिक। इसका मतलब क्या होता है यहाँ देखना, देखो, यूरियोटेलिक और यूरियोटेलिक का मतलब होता है वे जीव जंतु जो अपने मूत्र में यूरिया का विसर्जन करते हैं या उनके मूत्र विसर्जन के समय जो चीज यूरिया का विसर्जन होता है, ठीक है, तो उसे यूरियोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक। इसी तरह देखना अमीनोटेलिक, यानी जिस जीव के मूत्र में अमीनोटेलिक होता है उसे अमीनो अम्ल होता है, अमीनो एसिड होता है, उसे अमीनोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीनोटेलिक कहा जाता है। तो ये हमें पूछ सकता है कि उभयचर के जो लार्वा होते हैं, उभयचर के जो बच्चे, जो छोटे कीट यानी लार्वा होते हैं, उनमें जो मूत्र होता है उसके द्वारा किस मतलब रसायन का उत्सर्जन होता है। तो हमें अमीनोटेलिक करना, अर्थात अमीनो एसिड का निष्कासन होता है। इसके बाद में वयस्क में यूरियोटेलिक। फिर से बता रहा हूँ, जो जीव अपने मूत्र में जिस चीज़ का निष्कासन करते हैं उसके साथ टेलिक जोड़ दिया जाता है। यूरिया का करता है तो यूरियोटेलिक, फिर अमीनो का करता है तो अमीनोटेलिक। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ये पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे देखो, यूरियोटेलिक, अमीनोटेलिक, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो हमें याद रखने हैं। इसके बाद जनन तंत्र की बात कर लेते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नर मादा दोनों ही अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है। तो ये चीज़ें अब आप मेरे साथ ही इन पॉइंट को लिखिए, फिर से मैं बता दूंगा किस तरह से कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे आपके लिए। हेडिंग आती है, पहला पॉइंट है आपका एम्फीबिया, उभयचर के लक्षण। एम्फीबिया या फिर उभयचर के लक्षण। पहला पॉइंट लिखिए, स्वभाव और आवास। स्वभाव और आवास लिखते रहिए आप मेरे साथ ही। जलीय, अर्धजलीय, वायवीय, और इसके बाद में जलीय श्वसन, वायवीय श्वसन या जलीय श्वसन,
तथा सर्वाहारी होते हैं, तथा सर्वाहारी होते हैं। पहला पॉइंट हो गया अपना। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, त्वचा। उभयचर की त्वचा में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। उभयचरों की त्वचाओं में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। श्लेष्मा ग्रंथि, विष ग्रंथि समझा दिया, जिस तरह से किसी को अगर डंक मार ले कोई उभयचर या कुछ, ठीक है, तो विष ग्रंथि। इसके बाद वर्णक ग्रंथि, अपना कलर बदल सकते हैं, वर्णक ग्रंथि। श्वसन तंत्र की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एम्फीबिया में जो श्वसन तंत्र होते हैं, यानी श्वसन की क्रिया गिल्स के द्वारा तथा फेफड़ों के द्वारा की जाती है। एम्फीबिया में श्वसन की क्रिया होती है वो गिल्स के द्वारा तथा फेफड़ों के द्वारा की जाती है या फेफड़ों के द्वारा करते हैं। 3 पॉइंट हो गए अपने। चौथा पॉइंट लिखना, नंबर 4th पॉइंट होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए, रक्त परिसंचरण तंत्र या परिसंचरण तंत्र। चौथा पॉइंट लिखना, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र। फिर लिखना इसमें, हृदय 3 कोशिकीय होता है। हृदय 3 कोशिकीय होता है। कितना होता है? 3 कोशिकीय होता है। 2 आलिंद 1 निलय, 2 आलिंद 1 निलय याद रखना है। हृदय 3 कोशिकीय होता है किसमें? एम्फीबिया या उभयचर के अंतर्गत। इसके बाद में आरबीसी की आकार की बात कर ले तो अंडाकार होती है या उभयतल होती है, ठीक है, अंडाकार होती है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट 5th पॉइंट लिखिए, 5वां पॉइंट लिखिए आप, तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें मस्तिष्क अल्प विकसित और कपाल तंत्रिका 10 जोड़ी होती है। तो उभयचर के प्राणियों में कोई भी एग्जाम्पल देते, जो कपाल होते हैं, कपाल तंत्रिका 10 जोड़ी होती है, हृदय 3 कोशिकीय होता है। हमें फिर से पूछ रहा हूँ, हमें एग्जाम्पल देके उसके लक्षण पूछ सकता है या लक्षण देके कुछ एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। एक उत्सर्जन तंत्र की बात करें, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, मिसोनेफ्रिक वक्र होते हैं, मिसोनेफ्रिक प्रकार के वक्र होते हैं। इसके बाद में वयस्क में यूरियोटेलिक, फिर से बता रहा हूँ, जो जीव अपने मूत्र में जिस चीज का निष्कासन करता है वो उसी के साथ टेलिक जोड़ देते हैं। यूरिया का करता है यूरियोटेलिक, वयस्क यूरियोटेलिक, लार्वा अमीनोटेलिक, क्योंकि लार्वा होते हैं वो अमीनो एसिड का या अमीनो का उत्सर्जन करते हैं। जनन तंत्र आपका 7वां पॉइंट हो जाएगा। नर मादा दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों के अलग अलग जननांग होते हैं और निषेचन बाह्य हो सकता है या आंतरिक भी होता है। इस प्रकार हमने कशेरुकी अकशेरुकी क्या है उनके सामान्य लक्षण पढ़े हमने। इसके बाद उनका मतलब कहने का मतलब उनके वर्गीकरण को पढ़ा, थोड़ा बहुत को किस हिसाब से हमके पढ़ना है। पहले हमने कशेरुकी को लिख लिया, फिर अकशेरुकी के 10 जो पॉइंट थे उनको लिखा और सबसे पहला पॉइंट ले लिया कशेरुकी में एम्फीबिया या उभयचर के लक्षण। तो इस प्रकार आज की जो क्लास है वो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम एम्फीबिया या उभयचर के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। यानी जो भी हमारा 13वां लेक्चर, बायोलॉजी का जो 13वां लेक्चर होगा और आपके एम्फीबिया उभयचर वाली जो आपकी दूसरी क्लास होगी, उसमें हम कल से जो चालू करेंगे वो वर्गीकरण ही करेंगे। मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे, थोड़े बहुत इस प्रकार से लक्षण देखेंगे इंपॉर्टेंट, और वर्गीकरण करते हुए आपकी कम से कम इसमें 4 से 5 क्लास होगी, तब जाके ये पूरा वर्गीकरण कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।